हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई, आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना। तो अर्धवार्षिक परीक्षा की हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि सितंबर का महीना चल रहा है और इसी महीने में आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, बिल्कुल लास्ट में, है ना, अंतिम सप्ताह में, यानी 25 से 30 के बीच में होंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम। तो बेटा, तैयारी अभी से करनी पड़ती है। अभी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अमित सर के साथ पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो और अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आना, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज बेटा हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति से मतलब कि छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं और बहुत आसान से कंसेप्ट हैं, बहुत आगे तक के लिए काम भी आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले नहीं पढ़ा है। 8th क्लास में भी बेटा हमने इसके बारे में पढ़ा था, फिर 9th क्लास में भी सेम यही चैप्टर था। जब आप आगे जाओगे 11th 12th क्लास में, तब भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी और इससे आगे की चीज़ें भी पढ़नी होंगी। तो आगे की चीज़ें तो तब अच्छे से पढ़ पाओगे ना, जब अभी 10th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे एक मोटिवेशनल कोट की, है ना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और मुझे लगता है कि बेटा एक टीचर की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि वो पढ़ाने के साथ साथ में आपको मोटिवेट भी करे, है ना, और आपको गाइड करे। अब आजकल के टीचर्स क्या करते हैं, वो ज़्यादातर टीचर्स जो हैं वो केवल पढ़ाते हैं, वो आपको गाइड नहीं करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है बेटा कि गाइडेंस जो है ना बच्चे को ज़रूरी है और इसीलिए मैं आपको गाइड भी करता हूँ। टाइम टाइम पर आप देखते भी होंगे कि मेरी वीडियोस जो हैं, गाइडेंस की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक जो व्यवहारिक ज्ञान है, यानी जो आपका एक प्रैक्टिकल नॉलेज है बेटा, आपको वो भी मिले, ठीक है। तो चलिए एक मोटिवेशन देख लेते हैं। बेटा, मुश्किलें आपको कमज़ोर बनाती हैं, है ना। अब उन मुश्किलों से आपको कमज़ोर नहीं बनना है। तो बेटा, मुश्किलें भी कह सकते हैं कि जो मुश्किलें होती हैं ना, वो भी कमज़ोर पड़ जाती हैं जब वो आपको मजबूत पाती हैं। टीचर्स डे पर मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार देता हूँ कि आप सभी बच्चे खूब अच्छे से पढ़ें, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा बेटा कि आप लोगों का मतलब कि सब आपको पूछने वाले होंगे। आप ज़रूर ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे कि सारे लोग आपको देखकर सलाम करने वाले होंगे। इसी मोटिवेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक तो निर्देशांक ज्यामिति में कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट जो होगा बेटा डेली लाइफ एग्जाम्पल जो है उसके साथ में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ में हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी करेंगे, यानी कुछ MCQs भी करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आगे की चीज़ों के लिए, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां आपको वो मदद करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे एक डेली लाइफ एग्जाम्पल। सिंपल बात करता हूं। आपको बेटा मान लीजिए कि किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, मान लो कि आपके फ्रेंड का ही बर्थडे है। अब बर्थडे पार्टी तो है तो भाई जाना तो है ही, क्योंकि फ्रेंड का, जिगरी यार का, दोस्त का बर्थडे है, सहेली का बर्थडे है, तो जाओगे तो हुई। लेकिन जब तक उसका घर नहीं पता होगा तो कैसे जाओगे भाई? इट मीन्स कि आपको उसका घर पता होना चाहिए, क्योंकि बर्थडे पार्टी तो घर पे ही है ना। अब आप फ़ोन करके पूछोगे कि भैया मेरे को अपना एड्रेस तो बता दे कि मुझे आना कहाँ पे, तेरे घर का एड्रेस क्या है। अब वो आपको बताएगा कि भाई देखो, तुम एक काम करना, तुम ना गांधीनगर में आ जाना। तुम कहाँ जाना? तुम गांधीनगर में आ जाना। गांधीनगर में आने के बाद तुम गली नंबर 5 में आ जाना। किस में आ जाना? तुम गली नंबर 5 में आ जाना। और उसके बाद मकान नंबर, ठीक है, मकान नंबर किस पे आ जाना? तुम मकान नंबर 12 पे आ जाना या 15 पे, जो भी उसका मकान नंबर है उस पे आ जाना। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला आपका काम क्या होगा बताओ? सबसे पहला काम क्या होगा भाई? गिफ्ट वगैरह ले लोगे, है ना, केक ले लोगे, जो भी है मतलब चीज़ें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड जो है वही आपको केक खिलाए, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले गांधीनगर पहुंचोगे। जब गांधीनगर में आप एंट्री ले लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद बेटा आप गली नंबर 5 पे जाओगे, देन मकान नंबर 12 पे जाओगे। यही तो है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपके फ्रेंड के घर पे जाना है तो जैसे ही आप कहाँ एंट्री लोगे, जैसे ही आप गांधीनगर के अंदर एंट्री लोगे, मान लो ये पूरा गांधीनगर है, ऐसे मान लो, ये मान लो बेटा पूरा का पूरा क्या है? गांधीनगर है।
तो इस गांधीनगर के गेट से जैसे ही तुमने अंदर एंट्री ली, है ना, तुमने अंदर एंट्री ले ली, तो गांधीनगर से जैसे ही तुम अंदर एंट्री लोगे बेटा, तो फिर क्या होने वाला है, फिर होने वाला ये है कि यहाँ पर जाकर के आप देखोगे कि भाई आगे जाओगे, फिर देखोगे ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 2 है, ये गली नंबर 3 है, ये गली नंबर 4 है, ये गली नंबर 5 है। तो आप गली नंबर 5 में घुस जाओगे। उसके बाद गली नंबर 5 में एंट्री लेने के बाद आप मकान नंबर कहाँ पे जाओगे, 12 पे जाओगे, है ना। तो यहाँ पर जब गली नंबर 5 में आप घुस जाओगे यहाँ से, तो आप देखोगे यहाँ पे मकान 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, यानी यहाँ पे है मकान नंबर 12। ठीक है, तो बेटा फिर आप सीधा यहाँ से एंट्री लेने के बाद सीधा आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, अपने फ्रेंड के घर पे पहुँच जाओगे और जो बर्थडे पार्टी है उसको एंजॉय कर लोगे, है ना। फिर जो बर्थडे पार्टी है उसको एंजॉय कर लोगे, मना लोगे बर्थडे अपने फ्रेंड के साथ में खूब अच्छे से। तो बेटा ये जो घर है ये एक एड्रेस है भाई, घर का एक एड्रेस होता है, घर का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। अगर तुम एक बात सोचो, अगर तुम्हारा फ्रेंड जो है वो तुम्हें गली नंबर और मकान नंबर ना बताता तो तुम्हें भटकना पड़ता कि नहीं पड़ता, बताओ। तुम तो उसी गांधीनगर में भटकते रहते। तुम्हें अगर वो सिर्फ ये बता देता कि भाई मेरा घर तो गांधीनगर में है, अब गांधीनगर में तो पता नहीं कितनी सारी गलियां हैं, उन गलियों में पता नहीं कितने सारे मकान हैं, तो तुम तो वहीं भटकते रह जाते। क्या तुम अपने दोस्त के घर पहुंच पाते? शायद नहीं पहुंच पाते, या अगर पहुंच भी पाते तो बहुत मुश्किल से, और मैं कह सकता हूँ कि मतलब मुझे तो ये लगता है कि नहीं पहुंच पाते। ऐसे किसी के भी घर में तो नहीं घुस जाओगे, है ना। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर किसी से पूछ लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। बेटा वो एक अलग बात है, ठीक है, वो एक तरह से भटकना ही कहलाएगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, तुम सीधा जो तुम्हारे दोस्त ने बताया, तुम अगर वैसे वैसे चलो तो तुम सीधा पहुंच जाओगे। अब ये जो निर्देशांक है बेटा, ये निर्देशांक हमें क्या बताता है ना। अगर वो हमारा दोस्त जो है जिसने हमें बताया कि भाई गली नंबर 5 में आना, मकान नंबर 12 पे आना, अगर वो हमें ये चीजें ना बताता तो इसके बिना बताए हम कैसे पहुंच जाते? तब तो हम पहुंच ही नहीं पाते। तो यानी उसने हमें क्या किया, उसने हमें रास्ता दिखाया एक तरह से कि भाई गली नंबर 5 पे आना, फिर मकान नंबर इस पे आना। तो उसने हमें क्या किया, उसने बेटा हमें निर्देशित किया। उसने हमें क्या किया, उसने हमें निर्देशित किया। उसने मतलब कहने का ये है कि उसने हमें सिंपल भाषा में बोले तो उसने हमें इंस्ट्रक्शन दिए, भाई आगे से सीधे जाना, आगे से ऐसे जाके फिर ऐसे चले जाना। किसी को भी हम ऐसे ही तो एड्रेस बताते हैं। जब हम किसी को एड्रेस बताते हैं तो हम उसको यही तो बताते हैं भाई, या तो हम क्या बताते हैं, या तो हम उसको ऐसे बताते हैं कि भाई सीधे जाना, सीधे जाके 2 गली छोड़ के तीसरी गली में घुस जाना, ठीक है, इस तरीके से बताते, और फिर सबसे लास्ट में चले जाना। तो इस तरीके से बताते हैं, यानी हम उसको क्या करते, इंस्ट्रक्शन देते। तो बेटा ये जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी जो हम निर्देश देते हैं, तो बेटा निर्देशांक जो शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है बेटा निर्देश, ठीक है, एक शब्द कौन सा होता है, निर्देश होता है, और दूसरा शब्द कौन सा होता है बेटा, अंक होता है ना। निर्देश और अंक दोनों शब्दों को जोड़ने से बच्चों क्या बनता है, निर्देशांक शब्द बनता है। इसका मतलब हम यहाँ पर इतना अब समझ पा रहे हैं कि अगर हमें किसी को निर्देशित करना है, मतलब अगर हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, तो किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, ये एक तरह से ज्यामिति ही तो है, ऐसे ऐसे इधर उधर, एक तरह से ज्योमेट्री के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है बेटा वो हमारी एक तरह से डेली लाइफ से रिलेटेड ही है ना। अब यहाँ पर बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं ये बोलूँगा कि एक जो घर होता है और एक जो बिंदु होता है बच्चों, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। जैसे अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बेटा बिंदु क्या है, आता है एग्जाम में, ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए कि एक जो पॉइंट होता है, एक जो बिंदु होता है वो क्या होता है। तो एक जो पॉइंट होता है यानी कि एक जो बिंदु होता है बेटा, वो एक, आप समझिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी जो बिंदु है ना, या कि कोई भी जो घर है, वो दोनों बेटा एक तरह से एक ही चीज़ है। चाहे आप बिंदु कह लो, चाहे आप क्या कह लो, घर कह लो। कहने का मतलब यह है कि चाहे तो आप बिंदु कह लो और चाहे तो बेटा आप घर कह लो, दोनों ही बातें एक है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो जैसे घर का एड्रेस होता है ना, सबको पता है कि भाई घर का क्या होता है, एक घर का एड्रेस होता है, बिल्कुल वैसे ही बेटा बिंदु का भी क्या होता है, बिंदु का भी एक एड्रेस होता है।
जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही बेटा बिंदु का भी एड्रेस होता है। अच्छा, प्रत्येक रेखा, अब जितनी भी रेखा होती है, रेखा का मतलब है बेटा कोई भी जैसे लाइन है, कोई भी लाइन हो गई, ठीक है, या वक्र हो गया, वक्र कुछ इस तरीके से होता है बेटा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जो होता है उसको हम वक्र कहते हैं। ये तुम आगे पढ़ोगे जब 11वीं क्लास में जाओगे। फिलहाल तुम बस इतना समझ लो कि कोई भी लाइन है, कोई भी वक्र है, या कोई भी आकृति, आकृति मतलब जैसे एक त्रिभुज ही ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज क्या है, एक आकृति है। तो बेटा ये सब बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये बच्चों बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। तो कैसे बिंदुओं से मिलकर बने? भाई देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक जो लाइन है ना वो बिंदुओं से मिलकर बनी है। एक जो ये आपका वक्र है ना ये भी बच्चों बिंदुओं से मिलकर बना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये सब क्या है बेटा? ये सब बिंदुओं से मिलकर बना है, देखो इस तरीके से। अगर हमने इन बिंदुओं को मिलाया है तब जाकर के आपका ये क्या बना है? वक्र बना है। ऐसे ही मैंने त्रिभुज पर भी आप देख सकते हो, मैंने कई सारे बिंदुओं को मिलाया है तब जाकर के बेटा मुझे क्या मिला है? तब जाकर के मुझे यहाँ पर त्रिभुज प्राप्त हुआ है, त्रिभुज मिला है, जब मैंने इन बिंदुओं को मिलाया। समझ में आ रही है बात? तो हम ये कह सकते हैं, अभी तो यहाँ पर पता नहीं न जाने कितने ऐसे बिंदु है जो मैंने दिखाए नहीं। भाई एक बिंदु ये भी होगा, एक बिंदु ये भी होगा, एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा। कहने का मतलब एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, एक ये भी होगा। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे छोटे 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 बिंदुओं को मिलाने से ये चीजें हमें मिलती हैं। और आगे क्या कहा जा रहा है? और ये सभी बिंदु जो हैं अपना क्या रखते हैं? पता रखते हैं। बेटा पता का मतलब क्या है? एड्रेस। पता का मतलब क्या है? एड्रेस। तो जितने भी बिंदु होते हैं वो अपना क्या रखते हैं? एड्रेस रखते हैं। इसीलिए बेटा मैंने पहले ही बोला कि एक घर कह लो, एक मकान कह लो और एक बिंदु कह लो, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। जैसे घर का एड्रेस होता है ऐसे ही बिंदु का भी एड्रेस होता है। जैसे हमें अपने दोस्त के घर पे जाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी थी। अभी हमने क्या देखा? अगर हमें अपने दोस्त के घर जाना था तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ी थी बेटा। एक चीज की जरूरत पड़ी थी गली नंबर की और एक चीज की जरूरत पड़ी थी मकान नंबर की। अगर गली नंबर और मकान नंबर हमें नहीं पता होता तो हम कैसे पहुंच पाते? सीधी सी बात है। तो बिल्कुल वैसे ही बेटा किसी समतल में, यानी समतल का मतलब है जैसे कि वो कॉलोनी हो गई। समतल को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई कॉलोनी है। भाई कॉलोनी में ही तो घर होते हैं, तो तुम समतल को कैसे समझ सकते हो? कॉलोनी समझ सकते हो। तो किसी समतल में यानी किसी कॉलोनी में किसी बिंदु यानी किसी घर को दर्शाने के लिए हमें दो जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर मुझे किसी घर पे पहुंचना है, कहने का मतलब मुझे अगर किसी बिंदु पर पहुंचना है या किसी घर पे पहुंचना है तो मुझे दो चीजें चाहिए। तो बेटा बिंदु जो है एड्रेस रखते हैं, है ना, और बिंदु के लिए भी बेटा दो चीजों की जरूरत होती है। बिंदु को दिखाने के लिए भी दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा ये निर्देशांक ज्यामिति है, इसके बारे में हमें बताया किसने था। तो बेटा जो ये निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन थे? तो निर्देशांक ज्यामिति के जनक थे भैया जी रेने दकार्ते, ठीक है। कौन थे बेटा? रेने दकार्ते। कौन थे? रेने दकार्ते। रेने दकार्ते जी ने किसके बारे में बताया था? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया था, है ना। इनकी जो पद्धति है उसको बेटा हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं कार्तीय पद्धति, ठीक है। जो निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्तीय पद्धति कहते हैं। अब जो ये कार्तीय पद्धति है बेटा इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती है, वो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कार्तीय पद्धति क्यों कहते हैं? तो बेटा देखो जो इनका नाम है ना रेने दकार्ते, तो इनके नाम में से ये जो कार्ते है ना वही लेकर के इनके नाम के ऊपर जो है रख दिया गया है कार्तीय पद्धति, यानी इस सिस्टम का नाम जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब आराम करने वाले व्यक्ति थे, है ना। ये आराम करके सोचने पे ज़्यादा विश्वास करते थे। इनका मानना ये था कि अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आलसी ही है। आप लेटे लेटे भी बहुत सारी खोज, बहुत सारे जो कह सकते हैं कि रिसर्च है वो एक तरह से आप कर सकते हो, बहुत सारा एक्सप्लोर अपने आप को कर सकते हो अगर आप चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना चाहो तो। इन्होंने एक बार एक चींटी जो है दीवार पे चल रही थी।
अब जब वो चींटी दीवार पे चल रही थी तो इन्होंने ऐसे मस्त अपने बेड पे लेटे लेटे जो है उस चींटी को देखा बड़े ध्यान से। दीवार पे चींटी चल रही है और ये उसको आराम से मस्त ऐसे लेटे लेटे अपने बेड पे ऐसे लेटे हुए आराम से और लेटे लेटे उसको देख रहे हैं कि वो चींटी कैसे चल रही है। तो भाई दीवार तो इतनी बड़ी है और चींटी तो इतनी सी है, तो तुम उस दीवार को क्या समझो, तुम दीवार को समझो समतल, और वो जो चींटी है वो एक तरह से बिंदु, एक पॉइंट है। ठीक है, उस इतनी बड़ी दीवार पर वो जो पॉइंट है वो क्या है, वो बिंदु है। तो बेटा अब हो क्या रहा है कि वो जब चींटी चल रही थी, अब चींटी तुमने देखा होगा कैसे चलती है, या तो ऐसे चलती है या ऐसे चलती है या ऐसे चलती है ना, या ऐसे करके ऐसे चलती है, इसी तरीके से तो चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक तरह से सीधा सीधा चलती है बिल्कुल। अब ये बड़े ध्यान से देख रहे थे उसकी गतिविधि को कि वो कैसे चल रही है। इन्होंने बड़े अच्छे से देखा, बड़े इत्मीनान से देखा और ये देखा कि भाई अब इस चींटी तक अगर मुझे किसी को बताना है कि ये चींटी इस दीवार पर कहाँ पर है तो मैं कैसे बता पाऊंगा। ऐसा इसका क्या तरीका हो सकता है। अगर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे इंसान को अगर मुझे ये बताना है कि पूरी दीवार पे, दीवार तो इतनी बड़ी है, चींटी तो इतनी सी है, कि इतनी बड़ी दीवार पे वो चींटी है कहाँ पे, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं, जो इन्होंने कार्तीय पद्धति यानी जो इन्होंने सिस्टम बताया है उससे बता सकते हैं। और इनकी जो ये बेटा कार्तीय पद्धति थी, ये अक्षांश और देशांतर पे आधारित थी। किस पे आधारित थी, अक्षांश और देशांतर पे आधारित थी। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर ये भी बेटा दो चीजें हैं, है ना। एक जानकारी ये हो गई, दूसरी जानकारी ये हो गई। और किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए मैंने पहले ही बताया दो जानकारियों की जरूरत पड़ती है, एक गली नंबर और एक मकान नंबर। क्या यहाँ तक सबको सब क्लियर है, बताओ बच्चों, क्या इतना सभी को क्लियर है, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, सब कुछ समझ में आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इन जनरल, है ना, एक नॉर्मली मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर मान लो आपके घर में कोई टेबल रखी हुई है किसी कमरे में और उस कमरे में बहुत अंधेरा है, ठीक है। अब उस टेबल पर क्या है, यहाँ पर कोई टेबल लैंप रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर क्या रखा हुआ है भाई, कोई टेबल लैंप रखा हुआ है जिसमें ऐसे मान लो कि जिसमें लाइट जलती है। अब तुम्हें अपने घर में किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे व्यक्ति को ये बताना है कि वो टेबल पे लैंप कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल के ऊपर वो लैंप कहाँ रखा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें बतानी है। अंधेरे में जा रहा है वो व्यक्ति, उजाले में तो तुम्हें साफ साफ दिख ही जाएगा कि वो कहाँ पे रखा है। मान लो वो अंधेरे में अगर आपको बता रहा है तो तुम कैसे बताओगे, तुम यही तो बताओगे कि भाई क्या करोगे, तुम यही तो बताओगे कि एक काम करना, टेबल के ना राइट साइड में देखना। टेबल के कहाँ देखना भाई, ये टेबल का लेफ्ट साइड है, ये टेबल का राइट साइड है, तो राइट साइड में देखना और राइट साइड में ऊपर की तरफ देखना। भाई ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो टेबल का देखो तुम क्या बताओगे, तुम ये बताओगे ये टेबल का लेफ्ट साइड है, ये टेबल का राइट साइड है, ये टेबल का निचला सिरा है, ये टेबल का ऊपरी सिरा है। तो तुम क्या बताओगे, तुम ये बताओगे कि देखो टेबल के राइट साइड में जाना, उन्होंने कहा ठीक है, और फिर टेबल के ऊपरी सिरे पर देखना, तुम्हें टेबल लैंप मिल जाएगा। यही तो बताओगे ना, बताओ बच्चों, यही बताओगे कि कुछ और बताओगे? यही बताओगे ना, बताओ, यहीं पे तो रखा हुआ है टेबल लैंप, तो तुम यही बताओगे। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, यहां से मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर मुझे किसी इस टेबल लैंप की स्थिति बतानी थी तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को मुझे कितनी चीजें बतानी पड़ी, दो जानकारी देनी पड़ी, मुझे दो ही तो जानकारी देनी पड़ी, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से, मुझे दो जानकारी यहाँ पर देनी पड़ी है। समझ में आता है बेटा इतना सबको? क्या आप सभी को इतना समझ में आता है? उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इतना सबको क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आपने यहाँ तक तो सारा समझ लिया कि भाई अगर आपको टेबल की स्थिति बतानी है तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग बात करेंगे दो संख्या रेखा के बारे में। एक तो हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा और दूसरा क्षैतिज संख्या रेखा। तो क्या ये अलग अलग होती है? नहीं, अलग अलग तो नहीं होती। संख्या रेखा के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है ना। क्या होता है बेटा संख्या रेखा? देखो दो तरह की संख्या रेखा होती हैं, एक तो होती है लेटी हुई संख्या रेखा और एक होती है बेटा खड़ी हुई संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा तो सभी जानते हैं, संख्या रेखा पर बिल्कुल बच्चों बीचों बीच में क्या होता है, सबको पता है कि संख्या रेखा पर बिल्कुल बीचों बीच में होता है बच्चों जीरो,
ठीक है, बिल्कुल बीच में 0 होता है। जब आगे चलें तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से ये चलता जाता है। और अगर बाईं तरफ चलें तो -1, -2, -3, -4, -5, ये इधर चलता जाता है। इधर की तरफ प्लस अनंत होता है और इधर की तरफ माइनस का इन्फिनिटी होता है। ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल जो हमारी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है, इस पर भी बिल्कुल बीच में क्या होगा बेटा, 0 होगा। जैसे इस पर बिल्कुल बीच में 0 होता है। अगर हम इस पर ऊपर की तरफ चलते हैं तो सारी धनात्मक संख्याएं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और अगर 0 के नीचे जाएं तो बच्चों क्या मिलता है, -1, -2, -3, ठीक है, -4, है ना, इस तरीके से नीचे मिलता जाता है। तो बेटा अब होने वाला क्या है, देखो अगर मैं इन दोनों संख्या रेखाओं, देखो ये एक रेखा जो है ये लेटी हुई संख्या रेखा है, इसे आप देख सकते हो, ये लेटी हुई संख्या रेखा है, और ये जो है बेटा ये खड़ी हुई संख्या रेखा है। तो जो लेटी हुई संख्या रेखा होती है उसको हम लोगों ने नाम दिया है, कौन सी रेखा, क्षैतिज संख्या रेखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, यानी क्षैतिज संख्या रेखा, क्षैतिज संख्या रेखा, ठीक है। और बेटा जो खड़ी हुई संख्या रेखा होती है, जिसे हम कह सकते हैं जो 90 डिग्री के कोण पर बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, यानी कि वर्टिकल नंबर लाइन, इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकल नंबर लाइन। तो बेटा जो क्षैतिज संख्या रेखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्षैतिज संख्या रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को बच्चों हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, हम अक्षों को बदल भी सकते हैं, है ना, मतलब कि हम उसे एक्स अक्ष बना सकते हैं और इसे वाई अक्ष बना सकते हैं, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमें रेने दकार्ते जी ने बताया है, यानी जो सिस्टम, जो पद्धति हमें रेने दकार्ते जी ने बताई है बच्चों, उसके हिसाब से हम लोग लेटी हुई संख्या रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं और खड़ी हुई संख्या रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अब होता यह है कि हम इन दोनों को एक के ऊपर दूसरा रख देते हैं, तो रखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। बेटा कार्तीय तल और चतुर्थांश के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग क्या करें कि जो हमारी खड़ी हुई संख्या रेखा है, ठीक है, और जो बेटा हमारी लेटी हुई संख्या रेखा है, इन दोनों को, है ना, ध्यान से देखो बेटा, अगर हम खड़ी हुई संख्या रेखा और लेटी हुई संख्या रेखा दोनों को अगर हम लोग 90 डिग्री के कोण पे रख देते हैं, एक दूसरे से हम कितने डिग्री के कोण पे रख देते हैं बच्चों, 90 डिग्री के कोण पे रख देते हैं, मतलब इन दोनों रेखाओं के, इन दोनों लाइन के बीच में कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो क्या होता है बेटा कि अब ये तो तुम्हारा कौन सा अक्ष है, ये तो तुम्हें सबको पता है कि ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये वाला कौन सा अक्ष है बेटा, ये आप सभी को पता है कि ये जो है ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा एक्स अक्ष और एक हो गया हमारा वाई अक्ष। अब होगा क्या बच्चों कि जो ये तुम्हारे दोनों अक्ष हैं, इस पर कुछ पॉइंट भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल बीच में, जिसे मैंने क्या बताया था, जिसको मैंने बताया था बच्चों चौराहे वाला बिंदु, ठीक है, ये आपका कौन सा बिंदु होता है बेटा, ये होता है आपका चौराहे वाला बिंदु। अब देखो जो हमारी खड़ी हुई संख्या रेखा थी उस पर यहाँ बिल्कुल बीच में क्या था, 0 था। जो हमारी लेटी हुई संख्या रेखा थी उस पर भी बिल्कुल बीच में क्या था, 0 था या नहीं था, बताओ। खड़ी हुई नंबर लाइन पे भी क्या था, 0 था, और जो लेटी हुई नंबर लाइन है उस पे भी क्या था, 0 था। इसलिए इस पॉइंट को हम कह सकते हैं, ये चौराहे वाले बिंदु को हम कह सकते हैं कि इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। जब हम इसकी राइट साइड में चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, हमें 6 मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। और अगर हम इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं बच्चों तो हमें -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से हमें इधर की तरफ मिलता जाएगा, ठीक है। यही होता है बेटा। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि इन दोनों बिंदुओं के, मतलब जो दो हम संख्याएं लिखते हैं, इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक एकक दूरी होती है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस कहलाती है। आप इसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं फिर से बता चुका हूँ, क्योंकि ये बात मैं आपको संख्या रेखा में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसकी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो खड़ी हुई नंबर लाइन है इस पर भी लिख लेते हैं अपने नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि 1 होगा,
है ना। 0 तो हो चुका है, ये 1 हो जाएगा, फिर ये आपका 2 हो जाएगा, फिर ये आपका 3 हो जाएगा, फिर ये आपका 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना सबको? ठीक है। अब बच्चों होता ये है कि जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों को 90 डिग्री के कोण पे रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? तब हमें मिलता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या है बेटा? चतुर्थ प्लस अंश। ये शब्द किससे बना है? चतुर्थ प्लस अंश से, यानी चतुर्थ और अंश को जोड़ने से। अंश का मतलब होता है बेटा हिस्सा, या कह सकते हो कि पार्ट, या कह सकते हैं टुकड़े, टुकड़े भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अंश का मतलब क्या है? टुकड़े या हिस्से या पार्ट कह लो। चतुर्थ का मतलब क्या है बेटा? चतुर्थ का मतलब है 4, यानी 4 टुकड़े, 4 हिस्से या 4 पार्ट कह लो, है ना। तो आपके पास बेटा देखो 4 हिस्से मिलते हैं। एक हिस्सा तो आपका ये वाला हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। फिर इसके बाद बेटा आता है द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि दूसरा चतुर्थांश। फिर आता है बेटा आपका तृतीय चतुर्थांश, और इसके बाद आता है बच्चों आपका चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये तृतीय हो गया, ये द्वितीय हो गया। ठीक है, चारों 4 हिस्से आप लोगों को मिल चुके हैं। अब अगर आपका कोई बिंदु होगा ना, तो वो कोई बिंदु इन्हीं में से कहीं ना कहीं पर होगा, यानी या तो प्रथम में होगा, या द्वितीय में होगा, या तृतीय में होगा, या चतुर्थ में होगा। ठीक है, इन्हीं में से किसी में होगा, या फिर या तो वाई अक्ष पर होगा वो बिंदु, या फिर वो बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी और कोई संभावना नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, अब मान लीजिए कि आपका कोई बिंदु जो है वो मान लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में, तो उसके निर्देशांक के चिन्ह कैसे होंगे? मैंने आपको बताया बेटा कि किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक है उसमें पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, फिर y निर्देशांक लिखा जाता है। ये मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी बता चुका हूँ। पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। तो बच्चों अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें प्लस मिलता है ना। अगर हम बाईं तरफ जाते हैं तो बेटा हमें सारी ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें सारी प्लस वाले नंबर मिलते हैं, और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें सारे के सारे माइनस वाले नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो बच्चों पहले वाले चतुर्थांश में जरा ध्यान से देखो क्या होगा। यहां से तो आपका आएगा x, जो कि कैसा है? जो कि प्लस का है। और यहां से आएगा बेटा आपका क्या? माइनस। और यहां से भी प्लस आएगा, यहां से भी क्या आएगा? प्लस आएगा। यानी अगर कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में होगा ना, तो उसके दोनों के दोनों चिन्ह कैसे होंगे? प्लस प्लस होंगे। अब आते हैं दूसरे की बात करते हैं। तो अगर बेटा दूसरे चतुर्थांश में हम लोग आते हैं तो दूसरे में क्या होगा भाई? पहले तो x वाला लिखा जाएगा, ये है ना x वाला। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है इसमें। तो पहले तो आ गया x वाला माइनस, कॉमा लगाएंगे। फिर क्या होता है? y वाला, y वाला इधर से आएगा, y वाला इधर से आएगा, तो बेटा ये कैसा हो जाएगा? ये आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे यानी दूसरे चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु होगा तो उसके चिन्ह कैसे होंगे? माइनस प्लस। रटने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से भी ये चीज बना सकते हो। अब बच्चों आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तो तीसरे में पहले x वाला होता है, x वाला तो यही है। यहां से तुम्हें इधर आना पड़ेगा, यानी ये कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। नीचे से इधर की तरफ आओगे, है ना, तो ये भी कैसा होएगा बेटा? ये भी तुम्हारा माइनस का ही होगा। कहने का मतलब ये है कि तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही कैसे होते हैं बेटा? माइनस के होते हैं। अब चौथे की बात करते हैं। तो चौथे में पहले तुम x वाला आओगे, पहले x वाला लिखोगे तो x वाला कैसा है? प्लस का है। फिर माइनस वाला मतलब कि y वाला लिखोगे तो y वाला कैसा है बेटा? y वाला जो है वो भी कैसा है? वो माइनस का है। तो इस चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस होगा। क्या इस बात में, क्या इस चीज में किसी बच्चे को कोई डाउट है? आप ये चीज खुद से भी बना सकते हो। और ये जो आपको पूरा का पूरा ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है बेटा, इसको क्या कहा जाता है? ये जो चौराहे वाला बिंदु है, इस चौराहे वाले बिंदु का नाम क्या है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? चौराहे वाले बिंदु को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? फटाफट से बता दो। तो जो ये चौराहे वाला बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हम इस चौराहे वाले बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, यानी जिसे हम कहते हैं बच्चों ऑरिजिन। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है बेटा, ये सिस्टम क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है कार्तीय तल। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है बेटा? कार्तीय तल कहलाता है। क्यों इसे हम कार्तीय तल कहते हैं? क्योंकि रेने दकारते जी,
रेने दकार्ते जी ने चूंकि हमें बताया था इस सिस्टम के बारे में, इस पूरे कह सकते हैं कि पद्धति के बारे में, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है कार्तीय तल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये पूरा का पूरा जो है कार्तीय तल, यानी कि चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर पहले में कोई बिंदु होगा तो उसके दोनों प्लस के चिन्ह होंगे, दूसरे में अगर कोई बिंदु होगा तो उसके दोनों चिन्ह माइनस प्लस वाले होंगे, ठीक है। तीसरे में होगा तो दोनों माइनस होंगे। अगर चौथे में होगा तो बेटा पहले वाला प्लस का होगा, बाद वाला माइनस का होगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। इससे आप पहचान कर सकते हो कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बात करते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक। तो बेटा अगर कोई आपके पास बिंदु है तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई बिंदु P है तो उसका पहले x निर्देशांक लिखा जाता है और फिर उसका कौन सा निर्देशांक लिखा जाता है, y निर्देशांक लिखा जाता है। पहले x आता है और फिर y आता है। बेटा इसके x निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, x निर्देशांक को हम लोग कहते हैं बिंदु का भुज। x निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु का भुज कहते हैं। y निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु की कोटि कहते हैं। ये याद रहे, ठीक है। x निर्देशांक को बोला जाता है भुज और बेटा y निर्देशांक को बोला जाता है कोटि, ठीक है। समझ में आ गया, बताओ इतना सबको क्लियर है। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को बोला जाता है कोटि, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगली चीज आती है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसके निर्देशांक कैसे होते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि देखिए अगर आपका कोई बिंदु x अक्ष पर होगा, है ना, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं, बताओ। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0 रूप के, इस रूप के होंगे बेटा। ध्यान दीजिए, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x, 0 रूप के होंगे। कहने का मतलब आप यहाँ पर सीधा सा ये समझ सकते हो कि बेटा उसके लिए y क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ध्यान दो, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा बेटा तो उसका y निर्देशांक हमेशा क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज, लिख लो इस चीज को। ये कोई बताता नहीं है, इस पॉइंट को लिख लो कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x, 0 रूप के होंगे। मैं इसके कहने का मतलब यह है कि उसका y जो होगा ना बेटा वो हमेशा क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। दैट्स इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि -3, 0 हो सकता है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, -3, 0 हो गया, 4, 0 हो गया, या बेटा 1/2, 0 हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो, ये सारे ही बिंदु कहाँ पर होंगे, ये सारे के सारे बिंदु बेटा x अक्ष पर स्थित होंगे, ठीक है। इन सब में y निर्देशांक क्या है, 0 है, क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहले x निर्देशांक आता है और फिर y निर्देशांक आता है। ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, अभी आपको बताया है, ठीक है। तो अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए निर्देशांक क्या होंगे, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है बेटा तो पूरे के पूरे y अक्ष पर आपका y अक्ष कौन सा होता है, यही तो होता है जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा होती है, इसे ही तो हम y अक्ष कहते हैं। तो बेटा पूरे y अक्ष पर नीचे से लेके ऊपर तक कहीं भी चले जाओ, है ना, आप पूरे के पूरे y अक्ष पर बेटा नीचे से लेके ऊपर तक कहीं भी चले जाओ, पूरे के पूरे y अक्ष पर बेटा क्या होता है, x बराबर 0 होता है। ये बात याद रखिएगा, ये आगे तक के लिए काम आने वाली है। चाहे आप 11वीं क्लास में चले जाओ, 12वीं में चले जाओ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद किसी भी चीज की पढ़ाई करो, इस चीज को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है। ये आगे तक के लिए काम आने वाली है, ठीक है। कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका बेटा पूरे y अक्ष पर, मतलब आप नीचे से लेके ऊपर तक कहीं पे भी अगर आप बात करते हो, चाहे यहाँ पे कह लो, चाहे यहाँ पर कह लो, चाहे यहाँ पे कह लो, चाहे यहाँ पे कह लो, चाहे यहाँ पे कह लो, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ बेटा, y अक्ष पर क्या होगा, x बराबर 0 हो रहेगा, ठीक है। और ऐसे बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं, 0, y रूप के होते हैं। किस रूप के होते हैं बेटा, 0, y रूप के होते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि भाई देखो, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो जैसे 0,3 हो गया, या जैसे 0, -3 बटे क्या हो गया, 4 हो गया, या आप मान लीजिए कि 0, क्या हो गया, 5 हो गया माइनस का। ये सारे बिंदु कहाँ पर होंगे,
आप देखो ना, ये सारे के सारे बिंदु जो हैं, इसका x निर्देशांक क्या है, 0 है। अगर इसका x निर्देशांक 0 है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये 0, y रूप का है, और इसका मतलब ये बिंदु कहां पर होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी बिंदु जो है बच्चों हमारे कार्तीय तल में या तो किसी चतुर्थांश में होगा, 4 चतुर्थांश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो या तो किसी चतुर्थांश में होगा, और अगर वो चतुर्थांश में स्थित नहीं है, दैट मीन्स कि वो कहां पर होगा, फिर वो या तो x अक्ष पर होगा या y अक्ष पर होगा। ठीक है, और या तो फिर वो क्या है, मूल बिंदु है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो ये बात सारी आप लोगों को अपनी नोट करते चलना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बिंदु के आपको निर्देशांक बता रहे, तो अब आप ऐसे ही बस पहचान सकते हो। देखो, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पर अगर मैं बोलूं कि भाई बी बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बेटा x देखेंगे, क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहले x होता है और फिर y होता है। तो आप पहले x अक्ष पर जाएंगे उस बिंदु से। तो हमने इस बिंदु से हमने देखा x अक्ष तो यहां पर है, तो हम इस बिंदु से x अक्ष पर गए, जितना हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, और अगर हम इससे y अक्ष पर जाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो भाई पहले मिल रहा है x अक्ष पर मिल रहा है कितना, 4, और बेटा y अक्ष पर कितना मिल रहा है हमें, y अक्ष पर मिल रहा है 3। तो बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4, 3, क्योंकि पहले x आता है और फिर y आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम m बिंदु के लिए बात करें, तो भाई m बिंदु से हमें पहले कहां जाना पड़ेगा, m बिंदु से बेटा हमें पहले जाना पड़ेगा x अक्ष पर। जब x अक्ष पर जाते हैं तो हमें कितना मिलता है बेटा, -3 मिलता है। ठीक है, तो पहले तो x लिख दिया, फिर y पे जाएंगे, तो y पे जाओगे तो यहां से यहां जाओगे तो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी ये -3, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी बिंदु के निर्देशांक आप लोग बता सकते हैं। बेटा क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा रामायण नहीं है ना, इतना ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं है, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है, पर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिट बेटा अपने आप में कम से कम 10 नंबर की तो आती ही आती है। यानी इस एक अकेले चैप्टर से बेटा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के सवाल आएंगे, पूछे जाएंगे। अब अगर तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो तो ये सिर्फ तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुम्हारा ही दोष है, इसके लिए तुम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बिंदु 4, 3 में भुज है। भुज मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था x निर्देशांक को क्या कहा जाता है, x निर्देशांक को कहा जाता है बिंदु का भुज, और बेटा y निर्देशांक को क्या कहा जाता है, y निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं बिंदु की कोटि। ठीक है, x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। इसमें पूछा गया है भुज, यानी भुज कौन हो जाएगा, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है, तो x कौन है, 4 है, यानी आपका बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे चतुर्थांश में स्थित अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक कैसे होंगे। अगर कोई बिंदु तीसरे में है तो जल्दी से बेटा एक प्लस का चिन्ह बना लो फटाफट से, यहाँ पे ऐसे कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस का चिन्ह बना लिया। ठीक है, इधर प्लस लिखा, इधर माइनस लिखा, ऐसे ही होता है। ऊपर की तरफ जाते हैं प्लस आता है, नीचे की तरफ जाते हैं माइनस आता है। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा होता है, और ये बेटा जी चौथा होता है। किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में हम लोग चलते हैं। घड़ी कैसे चलती है बेटा, घड़ी चलती है सीधे हाथ की तरफ, इस तरीके से, है ना। घड़ी की सुई कैसे चलती है, सीधे हाथ की तरफ चलती है, और हम चलेंगे उल्टा, जिधर घड़ी की सुई चलती है हम उसके विपरीत दिशा में चलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में। ठीक है, तो बेटा हम इस तरीके से जब चलते हैं तब हम जाके इसको पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश बोल देते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि तीसरे चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो उसके चिन्ह कैसे होंगे। जो बच्चे रटने वाले हैं वो तो सीधा रट लेंगे कि माइनस माइनस होगा, पर बेटा वो आया कैसे, किस तरीके से आया, अगर तुम्हें समझाना पड़ जाए किसी को तो सर ने हमें बताया है कि बेटा पहले x निर्देशांक आता है, ठीक है, और फिर क्या आता है, y निर्देशांक आता है। ठीक है, तो ये यहां से अगर हम देखें तो x में तीसरे में अगर हमें आना है तो पहले x तो कैसा आएगा, माइनस का आएगा, फिर क्या आता है, y आता है, तो भाई y भी कैसा आने वाला है, वो भी माइनस का आने वाला है। तो यानी माइनस माइनस होंगे तीसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया क्या, बताओ जल्दी से, इतना सबको क्लियर है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कह रहे हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। बेटा मूल बिंदु की तो बताया ना मैंने, चौराहे वाला बिंदु। मूल बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, चौराहे वाला बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं बेटा 0 0। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अब बताइए, किसी बिंदु के x तथा y निर्देशांक को क्रमशः कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से बता दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी भी बिंदु के x और y निर्देशांक को क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है बेटा क्रम से क्या कहा जाता है। तो बेटा x निर्देशांक को हम लोग कहते हैं बिंदु का भुज और y निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं बिंदु की कोटि। ठीक है, x निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं बिंदु का भुज, y निर्देशांक को बोलते हैं कोटि, यानी भुज कोटि आपका आंसर हो जाएगा, भुज कॉमा कोटि। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना काफी है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए फटाफट से। बिंदु -2, -3 इनमें से किस चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु -2, -3 इनमें से किस चतुर्थांश में स्थित होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। बेटा बहुत आसान है, आप केवल इनकी चिन्हों से पहचान कर सकते हो। चिन्ह देख लो बेटा, चिन्ह कहाँ क्या आ रहा है आपके पास, x भी आपके पास माइनस का है और y भी आपके पास माइनस का है। इसका मतलब तो क्या हुआ कि अगर हम लोग देखें तो भाई तीसरे चतुर्थांश में ही ऐसा होता है कि दोनों के दोनों माइनस आ जाए। तीसरे में ही तो ऐसा होता है कि दोनों माइनस आए, है ना। तो इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज की जो हमारी ये क्लास है ये काफ़ी अच्छी रही है और आप लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा भी होगा, साथ के साथ नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं बेटा तो आगे के लिए ध्यान रखना, जो भी क्लास आप देखो साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि वो नोट्स बेटा हमारे आगे आने वाले टाइम में काम आते हैं जब हम दोबारा बाद में पढ़ने बैठते हैं खुद से। ठीक है, अपनी एक बुक के क्वेश्चंस करना और देखना कि जो बोर्ड में या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, और फिर यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया है उससे तुम देखना कितनी आसानी से बता पाओगे। ओके, चलो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।